हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके आज के इस एडवांस्ड अकाउंटिंग के लेक्चर में सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम बैंक फाइनल अकाउंट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं उन इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहली एडजस्टमेंट होती है बैंक फाइनल अकाउंट में, वो होती है रिजर्व फंड की या फिर स्टैट्यूटरी रिजर्व की। तो क्या है ये स्टैट्यूटरी रिजर्व, वो पहले हम क्या करेंगे समझेंगे। अंडर सेक्शन 17 एवरी बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया is required to transfer at least 20% of its current profits to its reserve fund. It is known as statutory reserve. Only those banks can get exemption from this legal condition whose reserve along with share premium, if any, become equal to paid up capital. Accounting treatment. First effect, it is shown in the profit and loss account under the heading appropriations, and second effect, in the balance sheet, it is disclosed as separate item under the heading reserves and surplus under schedule number 2. तो क्या है स्टैट्यूटरी रिजर्व? जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें जो अंडर सेक्शन 17 है, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन जो बैंक इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है यानी कि रजिस्टर्ड इन इंडिया, हर एक बैंक को क्या करना पड़ता है, उसका जो करंट प्रॉफिट है यानी कि करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ अमाउंट रिजर्व फंड को क्या करनी पड़ती है, ट्रांसफर करनी पड़ती है। उस जो अमाउंट ट्रांसफर की जाती है उसको क्या कहा जाता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व कहा जाता है। कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ती है? जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से एटलीस्ट यानी कि कम से कम 20% अमाउंट क्या करनी पड़ती है, स्टैट्यूटरी रिजर्व को ट्रांसफर करनी पड़ती है। इसमें बैंक को एग्जम्पशन भी मिल सकता है, लेकिन ये एग्जम्पशन कब मिल सकता है? अगर बैंक का ये रिजर्व और शेयर प्रीमियम ये दोनों की अमाउंट अगर इक्वल होती है, बैंक का जो पेड अप कैपिटल है उस पेड अप कैपिटल की अमाउंट से अगर ये मिलती है यानी कि इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल, इज इक्वल टू मतलब क्या, ये रिजर्व फंड और शेयर प्रीमियम दोनों की अमाउंट इज इक्वल टू बैंक के पेड अप कैपिटल की तक होती है, तब बैंक को इस स्टैट्यूटरी रिजर्व की जो प्रोविजन है वो प्रोविजन करने से क्या हो सकता है, एग्जम्पशन मिलता है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट कैसे दी जाती है? जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो एप्रोप्रिएशन पार्ट है, इस एप्रोप्रिएशन पार्ट में स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या किया जाता है, डिस्क्लोज किया जाता है। और जो बैलेंस शीट है शेड्यूल नंबर 2 में जो रिजर्व एंड सरप्लस नाम से हम क्या करते हैं उसको नोट डाउन करते हैं, उसमें स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है। एट द बिगिनिंग जो अमाउंट है उस अमाउंट में करंट ईयर की अमाउंट क्या की जाती है, ऐड की जाती है। सेकंड है कैश रिजर्व। सेक्शन 18 जो है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद आरबीआई अ कैश रिजर्व ऑफ एटलीस्ट 3% ऑफ इट्स टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज। आरबीआई कैन रेज सीआरआर अप टू 15%। तो यहाँ क्या है, हर एक बैंक को उसकी जो टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज है उससे रिलेटेड जो कम से कम यानी कि टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज की जो अमाउंट है उस अमाउंट की जो कम से कम 3% अमाउंट है, उस अमाउंट को सामने रखकर 3% की अमाउंट, कम से कम 3% की जो अमाउंट होती है उस अमाउंट से रिलेटेड 3% की जो अमाउंट होती है उस अमाउंट को रिजर्व बैंक के पास क्या करना पड़ता है, एज कैश रिजर्व हर एक बैंक को रखना पड़ता है। यानी कि अगर टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज बैंक के ₹100 है तो कम से कम ₹3 एज कैश रिजर्व रिजर्व बैंक के पास क्या करनी पड़ती है, मेंटेन करनी पड़ती है। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। Banks are required to maintain at least 25% of its time and demand liabilities in the form of liquid assets such as gold, etc. SLR may vary between 25% to 40%. तो SLR क्या है, बैंक की जो टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज है उसका जो कम से कम 25% जो है, यानी कि अगर टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज अगर ₹100 है तो कम से कम 25 रुपए की जो अमाउंट है
और 25 रुपए की अमाउंट हर एक बैंक को क्या करनी पड़ती है, लिक्विड एसेट में मेंटेन करनी पड़ती है। यानी कि 25 रुपीज ये अमाउंट लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट होना ये क्या है, मैंडेटरी है। सो ये लिक्विड एसेट कौन सी हो सकती है, तो जनरली गोल्ड ये लिक्विड एसेट हमने यहाँ क्या किए है, फॉर एग्जांपल ली है। लेकिन लिक्विड एसेट का मतलब यहाँ क्या है, अगर बैंक को इस अमाउंट की जरूरत पड़ती है तो बैंक विदाउट हैविंग एनी लॉस क्या कर सकती है, क्या हो सकता है, उसका रियलाइजेशन होना जरूरी होता है। इसमें कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए और ये अमाउंट बैंक को क्या होनी चाहिए, विदाउट एनी लॉस रिकवर होनी चाहिए। उस असेट्स में क्या करनी पड़ती है, ये अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ती है। और ये जो रेशो है 25% से 40% तक रिजर्व बैंक क्या कर सकती है, कम ज्यादा कर सकती है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। सो एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है while solving the problem on bank final account. It represents unearned discount for those bills which will mature after the closing of financial accounts or financial year. It is possible that the maturity date of some bills may fall after the date of preparation of final accounts. The total discount credited in respect of such bills cannot be treated as earned during the current year. So discount for unexpired period that is related to next financial year is debited to discount account to cancel the credit given previously and credited to rebate on bill discounted account or unexpired discount account. तो ये rebate on bill discounted क्या है, जनरली बैंक जो एडवांसेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस एडवांसेस में से एक इंपॉर्टेंट एडवांस है, वो है बिल्स परचेस्ड और डिस्काउंटेड। सो व्हाइल परचेसिंग ऑफ बिल्स और व्हाइल डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स बैंक कैसे ट्रांजैक्ट करती है, वो ट्रांजैक्शन पहले यहाँ हमें क्या करना है, समझना है। एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बैंक क्या करती है, बिल की जो अमाउंट है वो बिल की अमाउंट अपने कस्टमर को क्या करती है, पेड करती है। सपोज ये बिल की अमाउंट रुपीज 10,000 है, तो बैंक एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एंट्री क्या करेगी, ये जो 10,000 की अमाउंट है जो कस्टमर को बैंक क्या करती है, पेड करती है, वो बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट में क्या करती है, डेबिट करती है। यानी कि बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट 10,000 से क्या होगा, डेबिट होगा। अब क्या होगा, बैंक ये जो बिल्स डिस्काउंट करती है उसमें से कुछ अमाउंट बैंक अपने पास एज अ इनकम कस्टमर से क्या करती है, लेती है। उसको क्या कहा जाता है, डिस्काउंट कहा जाता है। सपोज इसका अगर डिस्काउंट 500 रुपीज है तो बैंक क्या करेगी, कस्टमर के अकाउंट में 9,500 अकाउंट क्रेडिट करेगी और 500 ये जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो डिस्काउंट अकाउंट पे क्या करेगी, क्रेडिट करेगी। ये एंट्री कब होगी, एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब अगर ये जो बिल डिस्काउंट किया है उसकी जो मैच्योरिटी है वो मैच्योरिटी अगर नेक्स्ट ईयर को खत्म होती है तब क्या किया जाएगा, ये जो डिस्काउंट रिलेटेड टू करंट ईयर है वो खाली करंट ईयर का क्या होता है, इनकम होता है। और जो डिस्काउंट नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है वो जो नेक्स्ट ईयर का डिस्काउंट है उसको क्या कहा जाता है, अनअर्न डिस्काउंट कहा जाता है, या फिर उसको क्या कहा जाता है, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट कहा जाता है। और उसी को बैंक फाइनल अकाउंट में एक कॉमन नेम दिया है और उसका नाम क्या है, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। तो क्या होगा, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट यानी कि एट द एंड ऑफ ईयर जो डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्रेडिट किया है उसमें से जो डिस्काउंट रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है, रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है, वो खाली क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड के अकाउंट में क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, मैं पहले ही बताया कि ये जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट बैंक का करंट ईयर का इनकम नहीं होता, ये नेक्स्ट ईयर का इनकम होता है। नेक्स्ट ईयर का इनकम क्यों होता है, बिकॉज ऑफ बिल्स की जो मैच्योरिटी है फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, यानी कि फाइनल अकाउंट
प्रिपरेशन जिस तारीख को हम करते हैं उस तारीख के बाद की अगर बिल की मैच्योरिटी डेट है तो उसका जो डिस्काउंट है, उस पीरियड का जो डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट करंट ईयर को क्या करना पड़ता है, डिस्काउंट में से डिडक्ट करना पड़ता है। सो डिडक्ट करने के लिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट किया जाता है और रिबेट जो है उस अकाउंट पे ये क्रेडिट किया जाता है और नेक्स्ट ईयर में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो डिस्काउंट फिर से डेबिट किया जाता है, यानी कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट किया जाता है और डिस्काउंट अकाउंट पे ये क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो सिंपल है, जो डिस्काउंट जिस बिल का बैंक को मिला है वो बिल अगर नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में मैच्योर होता है तो डिस्काउंट की जो अमाउंट नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर से रिलेटेड है वो अमाउंट इस साल का जो डिस्काउंट हमने क्रेडिट दिखाया है उसमें से क्या करनी पड़ती है, डिडक्ट करनी पड़ती है। यानी कि जो डिस्काउंट अगले साल से रिलेटेड है उसको क्या कहा जाता है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कहा जाता है। यानी कि डिस्काउंट विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर बट रिसीव्ड इन करंट ईयर, जनरली इट इज कॉल्ड एज रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। नेक्स्ट, नॉन बैंकिंग assets. Any assets which does not come in the ordinary course of business of bank is called as non-banking asset. The bank is not allowed to deal in such assets, but bank can always lend against the security of the assets. The bank may have to take possession of the assets given as security. It is the loanee fails. If the loanee fails to repay the loans, such assets is a non-banking asset. It appears on the asset side of balance sheet under the head other assets. Such assets have to be disposed of within a period of 7 years from the date of acquiring these assets. Accounting treatment of non-banking assets. Accounting treatment. Any profit or loss on sale of such asset must be shown in the profit and loss account under schedule number 14. And second treatment, non-banking asset acquired in satisfaction of claim must be disclosed as separate item in balance sheet under schedule 11 under the head other assets. So क्या है ये नॉन बैंकिंग असेट? सिंपल कॉन्सेप्ट है। इन नॉन बैंकिंग असेट में बैंक जनरली डील नहीं कर सकती, लेकिन बैंक के पास ये नॉन बैंकिंग असेट क्या होती है, क्रिएट होती है। कैसे ये क्रिएट होती है? अगर बैंक असेट को एज ए सिक्योरिटी एक्सेप्ट करके लोन देती है, यानी कि लेंड, यहाँ लेंड ये शब्द ये वर्ड यहाँ इस्तेमाल किया है। बैंक अगर असेट्स को एज ए सिक्योरिटी एक्सेप्ट करके लोन देती है, अगर वो लोन बैंक को रिकवर नहीं होता, देन बैंक क्या करती है, देन बैंक में हैव टू टेक पोजीशन ऑफ द असेट्स एज ए सिक्योरिटी इफ द लोनी फेल्स टू रिपे द लोन्स। यानी कि अगर ये लोन होल्डर उस लोन को बैंक को रिपेड नहीं कर सकता, तब ये बैंक क्या करती है, उसको पजेस करती है और उस पजेस की हुई जो असेट है बैंक के पास आती है, उसको क्या कहा जाता है, नॉन बैंकिंग असेट कहा जाता है। और ये नॉन बैंकिंग असेट जो है वो बैलेंस शीट में असेट में जो अदर असेट का शेड्यूल है, उस अदर असेट के शेड्यूल में नॉन बैंकिंग असेट की क्या की जाती है, नोट की जाती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है इसकी? अगर ये नॉन बैंकिंग असेट बैंक सेल आउट करती है, सेल आउट करना पड़ता है, डिस्पोज करना पड़ता है हर एक बैंक को विद इन 7 years फ्रॉम एक्वायरिंग दिस असेट, यानी कि पोजीशन के बाद कम से कम 7 ईयर में वो क्या करनी पड़ती है, बैंक को डिस्पोज करके उसकी अमाउंट बैंक क्या करती है, रियलाइज करती है। सो डिस्पोज करते वक्त बैंक को अगर प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, उसको जो शेड्यूल नंबर 14 है उस शेड्यूल नंबर 14 में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। अगर प्रॉफिट होता है तो ऐड किया जाता है, लॉस होता है तो लेस किया जाता है। और जो असेट बैंक ने परचेस की है उसको बैलेंस शीट में जो शेड्यूल नंबर 11 है उस शेड्यूल नंबर 11 में अदर असेट्स के हेड के अंतर्गत क्या किया जाता है, नोट किया जाता है। नेक्स्ट, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स।
Non-performing assets means a credit facility in respect of which the interest and or installment has remained past due for a specific period. Thus, a credit facility that ceases to generate income for the bank is termed as non-performing asset. तो क्या है ये नॉन परफॉर्मिंग असेट? जनरली उसको हम क्या कहते हैं बैंकिंग सेक्टर में? एनपीए उसको कहते हैं। तो एनपीए क्या है? ये जो क्रेडिट फैसिलिटी है, यानी कि बैंक ने अपने कस्टमर को जो क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल की है, जनरली उस क्रेडिट फैसिलिटी को बैंकिंग सेक्टर में क्या कहा जाता है? लोन या फिर एडवांसेस कहा जाता है। सो बैंक ये जो क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल कस्टमर को करती है, करके देती है, अगर उसका इंटरेस्ट या फिर उसका जो इंस्टॉलमेंट है, उसका जो इंस्टॉलमेंट है वो अगर स्पेसिफिक पीरियड के लिए पास्ट ड्यू होता है, ये स्पेसिफिक पीरियड आगे बताया गया है, उस पर वहां हम डिस्कशन करेंगे। अगर वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए पास्ट ड्यू होता है तो उसको बैंकिंग सेक्टर में क्या कहा जाता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहा जाता है। यानी कि जो क्रेडिट फैसिलिटी सीजेस टू जनरेट इनकम, यानी कि बैंक का जो इनकम जनरेशन है वो इनकम जनरेशन किससे रिलेटेड होता है? बैंक जो एडवांसेस देती है उस एडवांसेस से ही बैंक को क्या होता है? इनकम जनरेट होता है। और वो एडवांस अगर बैंक को क्या करता है? सीजेस टू जनरेट इनकम, यानी कि इनकम उस एडवांस से अगर बैंक को नहीं मिलता, सीज का मतलब क्या है? नहीं मिलता, जनरली उसको क्या कहा जाता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट कहा जाता है। यानी कि जो लोन बैंक को टाइमली रिकवर नहीं होता, यानी कि उसकी जो ड्यू डेट है इंस्टॉलमेंट की, उस ड्यू डेट पर अगर इंस्टॉलमेंट नहीं आता, जनरली उस लोन को बैंकिंग सेक्टर में क्या कहा जाता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहा जाता है। अब रियल में सिचुएशन बैंक में इंडिया में क्या है, इसके बारे में प्रोविजंस। अकॉर्डिंगली एनी लोन फैसिलिटी which is overdue for interest or installment for a period of 180 days is considered as NPA. This period applies for term loan, overdraft as well as other advances. However, for agricultural loans overdue for two harvest season is considered as NPA. With effect from March 2004, banks have to classify their assets as NPA if they fail to recover either a portion of principal or interest within 90 days instead of 180 days applicable earlier. तो अब इंडिया में ये नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की प्रोविजंस क्या है? ये जो लोन फैसिलिटी है, ये लोन फैसिलिटी और उसका जो इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट ओवरड्यू होता है कितने पीरियड तक? 180 डेज, 180 डेज तक अगर लोन का इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट क्या होता है? ओवरड्यू रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है? एनपीए कहा जाता है। दिस पीरियड अप्लाइज फॉर टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट एज वेल एज अदर एडवांसेस। ये 180 डेज ये जो पीरियड है वो कौन से लोन के लिए अप्लाई किया जाता है? ये जो टर्म लोन या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और जो अदर एडवांसेस है, वो एडवांसेस अगर 180 डेज तक ओवरड्यू रहते हैं तो उसको इंडिया में क्या कहा जाता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट कहा जाता है। ये जो अगर एग्रीकल्चरल लोन्स है, उस एग्रीकल्चरल लोन्स के बारे में डिफरेंट प्रोविजन है। वो डिफरेंट प्रोविजन क्या है? अगर ये एग्रीकल्चरल लोन टू हार्वेस्ट सीजन जो है, टू हार्वेस्ट सीजन्स तक ओवरड्यू रहता है, तो उस एग्रीकल्चरल लोन को क्या कहा जाता है? एनपीए कहा जाता है। इसमें 2004 में क्या हुआ है? चेंज हुआ है। और वो चेंज क्या है? ये जो 180 डेज है, 180 डेज की जगह अब 2004 से बैंकिंग सेक्टर ने क्या किया है? 90 डेज तक अगर ये लोन यानी कि टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट एज वेल एज अदर एडवांसेस 90 डेज तक ओवरड्यू रहते हैं या फिर ओवरड्यूज होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस।
As per prudential norms, the advances of a bank are classified as under standard assets. The advances which is not NPA is called performing asset or standard assets. Such an asset does not create any problem to the bank. It does not earn more than normal risk attached to the business. So what mean by standard asset? Generally, these are the advances which is called as performing asset. That is, these are the advances which is not considered as or which is not declared as non-performing asset. Generally, all these uh, परफॉर्मिंग असेट्स इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड असेट, यानी कि जो असेट्स या फिर जो एडवांसेस बैंक को रिकवर होने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, उन सब असेट्स को यानी कि उन सब एडवांसेस को स्टैंडर्ड एडवांसेस या फिर स्टैंडर्ड असेट्स कहा जाता है। और उसकी जो रिस्क है बैंक के एंगल से अगर देखें तो इस एडवांसेस की जो रिस्क है वो रिस्क कितनी होती है, जिस बिजनेस को ये एडवांसेस बैंक ने पेड किए हैं उस बिजनेस की जो नॉर्मल रिस्क है वही नॉर्मल रिस्क भी इस स्टैंडर्ड असेट्स की होती है। देन सब स्टैंडर्ड असेट्स, द अमाउंट ऑफ एडवांसेस व्हिच इज एनपीए फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 18 months is considered as substandard assets. The security available to the bank is inadequate. There is a distinct possibility that the bank will suffer some loss if deficiencies are not corrected immediately in future. So ये substandard assets क्या है? ये ऐसे कुछ एडवांसेस होते हैं जो एडवांसेस एज एनपीए क्या किए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं, लेकिन ये जो एनपीए का पीरियड है उस एडवांसेस का यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट, ये सभी एडवांसेस एक नॉन परफॉर्मिंग असेट्स डिक्लेयर किए जाते हैं, लेकिन इसका जो पीरियड है नॉन परफॉर्मिंग का, ये पीरियड 18 मंथ से ज्यादा नहीं होता। उस सभी एडवांसेस को क्या कहा जाता है, सब स्टैंडर्ड असेट्स कहा जाता है। यानी कि जो एडवांसेस 18 मंथ तक नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है उस सभी एडवांसेस को या फिर उस सभी नॉन परफॉर्मिंग एडवांस असेट्स को क्या कहा जाता है, सब स्टैंडर्ड असेट्स कहा जाता है। या फिर जिस असेट्स की जिस एडवांसेस को जो सिक्योरिटी बैंक ने एक्सेप्ट की होती है वो सिक्योरिटी अगर इनएडिक्वेट हो तो वो एडवांसेस को भी क्या कहा जाता है, सब स्टैंडर्ड असेट्स कहा जाता है। देयर इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी दैट बैंक विल सफर सम लॉस इफ डेफिशिएंसीज आर नॉट करेक्टेड इमीडिएटली इन फ्यूचर। तो ये जो एडवांसेस है ये एडवांसेस इन फ्यूचर बैंक को जो लॉस है वो लॉस करा सकती है। इसके लिए बैंक को क्या करना चाहिए, उसको रिकवर करने के लिए जो करेक्टिव एक्शंस है, करेक्टिव जो मेजर्स है वो मेजर्स लेना बैंक के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। नहीं तो ये असेट्स सब स्टैंडर्ड असेट बैंक को ह्यूज जो लॉस है यानी कि बड़े पैमाने पर बैंक को ये एडवांसेस फ्यूचर में लॉस क्रिएट कर सकते हैं। देन है डाउटफुल असेट्स, द अमाउंट ऑफ एडवांसेस व्हिच इज एनपीए for period of exceeding 18 months is considered as doubtful assets. This type of an asset is considered as weak because its collection is considered as highly improbable. For this purpose, the unsecured and secured portions are to be considered separately. The unsecured portion has to be fully provided. Provision is also to be made against secured portion as per certain percentages. So what mean by doubtful asset? These are the assets which is declared as NPA and the period of NPA is exceeding 18 months. यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग असेट जिसका पीरियड अबाउ 18 मंथ्स है उन सभी नॉन परफॉर्मिंग असेट को, यानी कि जिसका पीरियड अबाउ एक्सीडिंग 18 मंथ्स है उन सभी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को क्या कहा जाता है, डाउटफुल असेट्स कहा जाता है। और ये जो डाउटफुल असेट्स है ये डाउटफुल असेट क्या होती है, हाईली इनप्रोबेबल, यानी कि उसका जो कलेक्शन है उसके कलेक्शन के बारे में बैंक एक जो प्रॉपर अंदाजा यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है, कलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है, ये कलेक्शन की प्रोबेबिलिटी उसकी थोड़ी क्या होती है, वीक होती है। यानी कि बैंक को ये कलेक्ट करने में थोड़ी जो मुश्किल है वो मुश्किलें ये एसेट क्या कर सकती है, पैदा कर सकती है। और ये जो डाउटफुल असेट्स हैं उस डाउटफुल असेट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, अनसिक्योर्ड डाउटफुल असेट्स और सिक्योर्ड डाउटफुल
असेट्स और अनसिक्योर्ड डाउटफुल असेट के बारे में बैंक क्या कर सकती है, उसके लिए फुल अमाउंट की प्रोविजन बैंक करती है, और जो सिक्योर्ड पोर्शन है उसके लिए भी कुछ प्रोविजन बैंक कर सकती है। सो अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए कितनी प्रोविजन की जाती है या फिर सिक्योर्ड पोर्शन के लिए कितनी प्रोविजन की जाती है, वो आगे के स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। सो सिंपल लैंग्वेज, डाउटफुल असेट का मतलब क्या है, जो एडवांसेस अबाउ 18 मंथ्स इतने पीरियड तक अगर एनपीए होती है तो उन एडवांसेस को डाउटफुल असेट्स कहा जाता है। देन लॉस असेट्स, द अमाउंट ऑफ एडवांस which is identified by the bank or the auditor but which is not yet returned. The bank must write off even though there is remote possibility of recovery of certain amount. So loss asset का मतलब क्या है, ये जो एडवांसेस है विच इज आइडेंटिफाई द बैंक, यानी कि बैंक को ये एडवांसेस या फिर ये जो ऑडिटर है बैंक का, उसको ये जो एडवांसेस है राइट ऑफ करना जरूरी है, ये ध्यान में आता है, लेकिन राइट ऑफ नहीं किया होता, उसको क्या कहा जाता है, लॉस असेट कहा जाता है। सो सिंपल लैंग्वेज में क्या है, दीज आर द लोन्स और दीज आर द एडवांसेस विच इज फुल्ली इरिकवरेबल, यानी कि बैंक को ये रिकवर होने के जो चांसेस है वो चांसेस क्या होते हैं, जीरो होते हैं। उस सभी एडवांसेस को क्या कहा जाता है, लॉस असेट्स कहा जाता है। और बैंक ने ये सभी जो लॉस असेट्स है, यानी कि कवर होने के भी अगर चांसेस है, तो उसको क्या करना चाहिए, राइट ऑफ करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोविजंस फॉर एडवांसेस। सो जो हमने एडवांसेस देखे, स्टैंडर्ड एसेट्स या फिर सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, उसको सामने रखकर बैंक कुछ प्रोविजंस कर सकती है। तो ये प्रोविजंस कैसे की जाती है, कितनी प्रोविजंस की जाती है, उसके बारे में यहाँ हमें देखना है। तो प्रोविजन कैसे की जाती है, ये जो स्टैंडर्ड एसेट है, यानी कि जो परफॉर्मिंग एडवांसेस है, परफॉर्मिंग एसेट्स है, इसके लिए उसका जो बैलेंस है, उस बैलेंस की 40%, 0.40% इतनी क्या की जाती है, प्रोविजन की जाती है। देन जो सब स्टैंडर्ड एसेट है, सब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, जो असेट्स नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर की है और जिसका पीरियड नॉन परफॉर्मिंग का विद इन 18 मंथ्स है, उसको हम सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहते हैं। और उस सब स्टैंडर्ड एसेट के बारे में 10%, उसका जो बैलेंस है, उस बैलेंस का 10% क्या की जाती है, प्रोविजन की जाती है। और ये जो डाउटफुल एसेट्स है, यानी कि जिसका नॉन परफॉर्मिंग का जो ड्यूरेशन है अबाउ 18 मंथ, अगर उसका नॉन परफॉर्मिंग का ड्यूरेशन है, उसको डाउटफुल असेट्स कहा जाता है। और उस डाउटफुल असेट को टू कैटेगरी में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। पिछले स्लाइड में हमने देखा, पहली कैटेगरी होती है उसका जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है, यानी कि जो अनसिक्योर्ड डाउटफुल असेट्स है, उसके बारे में 100% क्या की जाती है, प्रोविजन की जाती है, यानी कि इतनी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कवर की जाती है, यानी कि इनकम में से वो कवर की जाती है। और जो सिक्योर्ड पोर्शन है, उसके सिक्योर्ड पोर्शन के बारे में भी कुछ प्रोविजन की जाती है। वो प्रोविजन के क्या नॉर्म है, अगर डाउटफुल फॉर अप टू 1 ईयर्स, यानी कि 1 साल तक अगर ये डाउटफुल रहती है, तो उस अमाउंट के 20% क्या की जाती है, प्रोविजन की जाती है। अगर ये डाउटफुल पीरियड 1 ईयर्स टू 3 ईयर्स है, यानी कि 1 साल से 3 साल तक ये एडवांसेस अगर डाउटफुल होते हैं, तो उसके बारे में उस अमाउंट का जो 30% है, उतनी अमाउंट प्रोविजन की जाती है। और 31 मार्च 2007 से क्या किया गया है, अगर इसका डाउटफुल का पीरियड अबाउट 3 ईयर्स होता है, यानी कि 3 साल से ज़्यादा अगर ये एडवांसेस डाउटफुल है, तो उस एडवांसेस की जो अमाउंट है, उस अमाउंट का 100%, यानी कि फुल ये डाउटफुल एडवांसेस जिसकी डाउटफुल का जो पीरियड है वो अबाउट 3 ईयर्स है, उसका 100% क्या किया जाता है, अमाउंट राइट ऑफ की जाती है, यानी कि उतनी ही प्रोविजन की जाती है। और ये जो लॉस असेट्स है, उसको 100% क्या किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है, यानी कि 100% इतनी अमाउंट, यानी कि फुल अमाउंट क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। यानी कि ये प्रोविजन का मतलब क्या है, इतनी अमाउंट
क्या की जाती है, हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट की जाती है। नेक्स्ट, बैड बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट या फिर कंसेप्ट है बैंकिंग सेक्टर में। तो क्या है ये बैड डेब्ट्स और उसकी प्रोविजन या फिर उसका ट्रीटमेंट? Entries are passed for writing of bad debts and for making provisions for doubtful debts in the books of banks. However, these entries should not be reflected in the final accounts of bank because it may damage the reputation of the bank and the confidence of the public may be lost. The Banking Regulation Act allows banks not to disclose the amount of bad debts written off and provision for bad debts. The amount of provision for doubtful debt is merged with provisions and contingencies while debiting it to profit and loss account. The said amount is deducted from the advances shown in the balance sheet. It is necessary for the bank to disclose the fact about existing of provision in the statement of accounting policies. So, क्या है ये थोड़ा हम क्या करेंगे यहाँ समझेंगे। जो बैड डेब्ट्स है या फिर जो प्रोविजन है बैड डेब्ट्स के लिए, ये बैड डेब्ट्स या फिर ये जो प्रोविजन है बैड डेब्ट्स, ये कंसेप्ट किसको बैंकिंग सेक्टर में हमें लेकर काउंट करनी है? ये जो एडवांसेस बैंक कस्टमर को पेड करती है, इससे रिलेटेड क्या है, ये बैड डेब्ट्स या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट की कंसेप्ट है। सो ये जो एंट्रीज है बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ करने की, वो एंट्रीज या फिर उसकी जो प्रोविजन है वो बैंक अपने बैंक अकाउंट में क्या करती है, पास करती है। लेकिन हाउएवर दिस एंट्रीज शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइनल अकाउंट, और लेकिन फाइनल अकाउंट में ये जो बैड डेब्ट्स है या फिर जो प्रोविजन है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती या फिर रिफ्लेक्ट बैंक को नहीं करना पड़ता और रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये बैड डेब्ट बैंक फाइनल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है, अगर ये फाइनल अकाउंट में दिखाई देती है तो ये कस्टमर को क्या होगी, बैड डेब्ट या प्रोविजन की अमाउंट कितनी है वो कस्टमर को क्या होगी, दिखाई देगी, जिसका जो बैंक का एक रेपुटेशन जो है वो रेपुटेशन इससे क्या हो सकता है, खराब होता है। क्यों खराब होता है? बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है या फिर आरडीडी का मतलब क्या है? जो अमाउंट बैंक एज एडवांसेस कस्टमर को देती है उसमें से कुछ अमाउंट क्या होती है, बैड डेब्ट्स होती है। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या, फिर ये अमाउंट बैंक को रिकवर नहीं होती। अगर ये पता चलता है कस्टमर को, ऑटोमेटिकली कस्टमर पर इसका एक जो इंप्रेशन है वो इंप्रेशन बैड होता है। क्यों बैड होता है? ये जो अमाउंट बैड डेब्ट डिक्लेयर की है बैंक ने, वो अमाउंट बैंक की खुद की नहीं होती, कस्टमर से एज ए डिपॉजिट बैंक ने वो अमाउंट क्या होती है, एक्सेप्ट की होती है और वो अमाउंट बैंक एडवांस देती है। अगर वो बैड होती है तो कस्टमर पर इसका जो इंप्रेशन है वो खराब होता है, बैंक का जो रिप्यूटेशन है इससे क्या होता है, खराब होता है, और कस्टमर बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शंस है वो ट्रांजैक्शंस नहीं करता। इससे रिलेटेड ये क्या है, डैमेज ऑफ रिप्यूटेशन की कंसेप्ट है। तो क्या ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है? ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बैंक को अलो करता है, क्या अलो करता है, नॉट डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। सो बैंक को ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ही क्या करता है, अलो करता है कि ये जो बैड डेब्ट्स है और ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है वो फाइनल अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये फाइनल अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होती तो फाइनल अकाउंट में ये जो एडवांसेस है वो एडवांसेस कैसे डिस्क्लोज किए जाते हैं या फिर डिस्प्ले किए जाते हैं? जनरली ये जो बैड डेब्ट्स की अमाउंट है या फिर जो आरडीडी की अमाउंट है, वो बैड डेब्ट्स या फिर आरडीडी का अमाउंट ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो पार्ट है प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी का, वो प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी में ये अमाउंट क्या की जाती है, काउंट की जाती है। और जो एडवांसेस है यानी कि एडवांसेस का जो शेड्यूल है, उस एडवांसेस के शेड्यूल में से जो एडवांसेस है वो एडवांसेस क्या किए जाते हैं, उस बैड डेब्ट से या फिर उस आरडीडी से यानी कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट से वो एडवांसेस डायरेक्ट डिडक्ट किए जाते हैं। यानी कि उसका जो अकाउंटिंग कैलकुलेशन है वहाँ दिखाई नहीं देता, डायरेक्ट ये बैड डेब्ट्स या फिर आरडीडी डिडक्ट करके ये एडवांसेस की जो अमाउंट है वो एडवांसेस शेड्यूल में क्या की जाती है, डिस्प्ले की जाती है। इससे कस्टमर को पता नहीं चलता कि आरडीडी या फिर बैड डेब्ट्स
कितने हैं, खाली उनको प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी की अमाउंट दिखाई देती है। इसमें प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी कौन सी है ये कस्टमर को दिखाई नहीं देता। एज वेल एज एडवांसेस में खाली आफ्टर डिडक्शन ऑफ ये एडवांसेस क्या किए जाते हैं, दिखाई देते हैं। तो यहाँ भी कस्टमर को पता नहीं चलता कि इस एडवांसेस से कितनी अमाउंट एज बैड डेब्ट्स और एज रिजर्व फॉर डॉटफुल डेब्ट्स डिडक्ट की है, ये कस्टमर को पता नहीं चलता।